अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर बिन सईद। व्यूअर्स, आज के जो हमारे गेस्ट्स हैं ये दोनों स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने क्रिकेट फील्ड के अंदर एक गली लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने टैलेंट को मनवाया है। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर सुल्तान अफजल और मिस्टर अजीम नईम को हमारे शो के अंदर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप लोग टाइम निकाल के आए हैं और हमारे शो को ज्वाइन किया आपने। जरूर आना था हमने। थैंक यू सो मच जी। सर, काइंडली हमारे व्यूअर्स के लिए अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करा दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है। जी, सुल्तान अफजल मेरा नाम है, फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट 10 years और सो एंड होपफुली द जर्नी कंटिन्यूज। माशाल्लाह जी। जी अजीम भाई। जी, मेरा नाम अजीम नईम है, मैं भी फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था पिछले 3-4 साल पहले, लेकिन किसी वजह से छोड़नी पड़ी। करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ चैंपियन क्लब कंपनी में और साथ साथ जिम का शौक है, फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ, तो उसको लेके साथ में चल रहा हूँ अपनी लाइफ को। थैंक यू। तो आज हमारे साथ क्योंकि एथलीट्स मौजूद हैं तो इसलिए बेसिकली इस इंटरव्यू का मकसद ही जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि वो किसी भी आजकल के जो नौजवान हैं वो अपने आप को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं रखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आवाम जो है, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस रहें और अपने आप को फिट रखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो जी अजीम भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि सर आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी थी ये कैसी रही है, कब आपने स्टार्ट किया और आगे सारा कैसा फेज रहा है? जी, ये तकरीबन मैं आप समझ लें 2013 में स्टार्ट की मैंने। फेस क्रिकेट अकेडमी डीपीएस स्कूल में होती, शायद आपको पता हो। तो पहले तो नॉर्मली हम गली लेवल पे अपने आप को बड़ा समझते थे, खेल रहे हैं, कभी क्लब क्रिकेट वगैरह नहीं खेली। लेकिन फिर किसी ने मुझे कहा कि आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जाएं जिससे आपको आगे रिकग्निशन हो। तो मैंने उसके बाद स्टार्ट की फेस क्रिकेट अकेडमी, तो खेला। उसके बाद तकरीबन 2013-2014 2 साल खेला वहाँ पे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन वो 2014 के एंड पे एक अनफॉर्चुनेट सा अटैक हुआ, एपीएस अटैक, आपको पता होगा। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं एकेडमी बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो एकेडमी डीपीएस स्कूल की कंसिस्टेंसी के अंदर थी। तो उसके बाद मुझे फिर मेरा एक फ्रेंड है हारिस अली, उसका नाम है, उसने मुझे कहा कि वो जिस एकेडमी में प्रैक्टिस करता था, मोहम्मद सलमान क्रिकेट एकेडमी। अच्छा जी, ये जो ईडन वैली के ग्राउंड है बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, मैं उधर प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, तो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप आए उधर मेरे साथ, तो प्रैक्टिस वगैरह कंटिन्यू रखें। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए 2-3 महीने का गैप काफ़ी होता है अगर आपने रेगुलर, बिल्कुल ऐसे ही रेगुलर रखने के लिए। तो उसके बाद से ऑनवर्ड आप समझ लें 2015 से लेके मार्च अप्रैल से लेके, तो मैं 2017 तक एमएस क्रिकेट अकेडमी खेला हूँ। उस दौरान क्रिकेट, क्लब क्रिकेट भी काफ़ी खेले हैं, बेशुमार मैचेस, परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही है। सही है। 2016 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला हूँ मैं, जंग खेला था, मेरा डेब्यू हुआ था जंग क्रिकेट टीम के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट टीम के खिलाफ। ठीक है। तो वो सीजन साथ रहे, टीम के अच्छे एक्सपीरियंस था, नए किस्म के लोगों से मिलने का तो हुआ, और एक प्रोफेशनल क्रिकेट और एक क्लब क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों की टीमें होती हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम मिलते हैं, एक माहौल, आप एक ड्रेसिंग रूम का माहौल सारा नए कोचेस के अंदर बड़ा डिफरेंट। बिल्कुल। तो जर्नी कंटिन्यू थी मेरी। उसके बाद 2017 में अगेन मेरा नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अच्छा जी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से मैंने एक्चुअली क्रिकेट शुरू लेट की थी, तो इस वजह से अंडर 19 वगैरह तो नहीं खेल सका, लेकिन एक शौक, पैशन था कि नहीं यार आगे जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह खेला। तो सॉरी 2017 में नाम मेरा आया था डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट सा मेरे साथ अटैक ये हुआ वाकया कि मैं प्रैक्टिस मैच ही खेल रहा था एक जवाल क्रिकेट क्लब में। अच्छा जी। तो वो प्रैक्टिस मैच के दौरान ही ना मैं फील्डिंग कर था फर्स्ट स्लिप पे। सही है। तो वो एक पोजीशन की बॉल की ऐसी थी कि वो ना मैं सही तरह उसको कैरी नहीं कर पाया कैच को, तो ना वो मेरी फिंगर ब्रेक हो गई। अच्छा अच्छा। तो आप यानी कि आपकी सिलेक्शन होने के बाद का वाकया है? जी, सिलेक्शन होने के बाद मुझे किट, ट्रैक सूट सारा कुछ मिल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टूर्नामेंट शुरू होना था तकरीबन 20 से 25 दिन बाद। ठीक है। तो मैं अपने आप मैंने लाइट लिया, मैंने कहा जस्ट स्वेलिंग है तो हो जाएगी ठीक। लेकिन वो 3-4 दिन बाद भी स्वेलिंग ठीक नहीं हुई। तो फिर मैंने एक डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने जब एक्सरे किया तो कहता है हेयर लाइन फ्रैक्चर था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे ऑपरेशन का कहा कि आप ये 2-4 दिन बाद एडमिट हो जाएं। ऑपरेशन तो वो लाइट सही होता है, लेकिन आपको पता है जब प्लास्टर हो जाए ना, एग्जैक्टली कोई भी इंजरी होती है तो ऑब्वियसली उसके मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस आगे होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। जब कोई बोन का इशू हो ना तो फिर वो टाइम लेता है, कम से कम उन्होंने कहा जी 3 वीक्स लगेंगे। और तब तक आपका जो वो यानी कि ये टूर्नामेंट था वो शुरू हो गया? टूर्नामेंट मेरा स्टार्ट होना था 25 डेज बाद और 3 वीक्स आप समझ लें 21 डेज। लेकिन वो आपको पता है जब आपका प्लास्टर खुलता है तो उसके बाद आपको थोड़ी सी वो एक एक्सरसाइज की जरूरत होती है, आपका बिल्कुल आप कंप्लीटली फिट नहीं होते हैं उसके लिए। कंप्लीटली फिट नहीं होते। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि आप देखें जैसे एग्जाम होता है, आप सारा साल मेहनत करते हैं उसके लिए। और जब आपका मेन पेपर आ जाए
तो आप वो पेपर दे ही ना सकें किसी वजह से। और फिटनेस तो इंजरी चीज़ भी ऐसी है कि आपका इस पर बस भी नहीं है। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार आप ऑपरेशन ना कराते, आप इसको ऐसे ही कैरी रखते, लेकिन वो एक कि दूसरे बंदे के कहने और मेरे में फ़र्क है। मेरे जितनी को पेन होती थी, मेरे पास तेज बॉल आती थी तो मेरा हाथ नहीं उसको लगता था। क्या वजह? क्योंकि एक बंदे के सबकॉन्शियस में मेंटली थोड़ा आप जरा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने थिंक अजीम भाई लाहौर क्लनर्स को भी आपने उसकी टीम में अपने ट्रायल्स उसके बाद एक दफ़ा डिसाइड हुआ था मैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इंजरीज तो साथ साथ ही चलती हैं। फिर उसके बाद उसी साल लाहौर क्लनर्स के मैंने दिए ट्रायल, जिनका पीडीपी होता है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें भी करते कराते मैं तकरीबन फाइनल 16 की सिलेक्शन होती है ना, तो मैं फाइनल 25 तक आ गया था। फैसलाबाद की टीम होती है ना, इनके राइजिंग स्टार। ठीक है। तो बस वो फाइनल ट्रायल में मैं रह गया, किसी वजह से नहीं हो सका। वो ऐसा मोमेंट था कि ना, जिसे कहते हैं ना, एक आपकी लाइफ चेंजिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि उसके बाद वो आप कहते हैं कोई भी काम जब आप दिल से छोड़ दें, दिल से उतर जाए ना आपके, फिर वो आपसे प्रिटेंड नहीं होता। ऊपर से स्पोर्ट्स फील्ड भी ऐसी है कि आपने फिजिकली इतना उसमें इनपुट देना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप क्या कहते हैं, दिल से ना आपको रिवॉर्ड उसका नाम मिले जिसने आपने सोचा होता है। परफॉर्मेंसेस वगैरह भी अच्छी थी मेरे मतलब कोलीग्स भी आपको बता सकते हैं, कोचेस भी बता सकते हैं। बस हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। बिल्कुल। हमें वो कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद तो 100 दरवाजे मजीद खुलते हैं। हमें उसी टाइम ऐसे लगता है कि पता नहीं ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल। जब मैं करंटली खेल रहा था, परफॉर्म भी कर रहा था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये भी स्टेप लेना पड़ेगा कि यार मैं कहूँगा जी क्रिकेट खेल। बिल्कुल, एक बंदे का पैशन होता है। बंदे को इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, आना जाना, हेल्थ, सारा कुछ ही। तो वो ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आके ना मैं एक दफ़ा मैंने डिसीजन ले लिया था, क्योंकि घर वाले भी आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी लगती है। लेकिन वो घर वालों को भी होता है कि आप किसी एक पॉइंट पे आके आपको थोड़ा सा उसका ना रिवॉर्ड, जब कोई आपको एक पाथ ट्रैक नजर आना चाहिए। बिल्कुल। तो उस चीज़ का करके मैं थोड़ा सा हुआ था। उसके बाद मैं एक आधा मैच खेला हूँ, प्रैक्टिस मैच ही। उसके बाद छोड़ दिया? उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। अच्छा जी, ठीक है। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आपको नहीं ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है बस, क्योंकि ना ये फील्ड ऐसी है, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रखें, अगर नहीं नज़र आ रहा ना तो आप टाइमली पीछे स्टेप बैक कर लें। ठीक हो गया। क्योंकि फिर आपका टाइम ना फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, आप पीछे दोबारा चीज़ में आने ले नहीं रहते। ठीक हो गया। चलें सर, कमिंग टुवर्ड्स सुल्तान अफजल, तो मैं सर सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आपने क्रिकेट में अपनी सारी स्ट्रगल कब स्टार्ट किया और आपका आगे जर्नी कैसी रही है? वेल उमर, टू बी ऑनेस्ट, ये एक काफ़ी मुश्किल सफ़र रहा है अब तक। इट्स बीन अ लॉन्ग एंड टफ जर्नी। ठीक है। बैक इन 2009 was the first year when I went to the ground. Thanks to my coach Mr. Abid, and you know him very well. सिटी स्कूल के जी बिल्कुल, सिटी स्कूल के हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे, और वो he has always been my mentor as well. वो उन्होंने मुझे he saw me playing इन द स्कूल ग्राउंड। अच्छा। स्कूल ग्राउंड में उन्होंने मुझे देखा, और जब मेरा स्कूल में एडमिशन था ना, तो सबसे पहले आई वेंट टू हिम, क्योंकि आई वाज सो मच इन्वॉल्वड इन दिस स्पोर्ट कि मुझे इतना शौक था क्रिकेट का कि सिर्फ जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड की ग्राउंड में मैं गया। वहाँ पे मैं सर आबिद से मिला, और उन्होंने मुझे कुछ पर्सनली क्वेश्चंस किए ना अबाउट क्रिकेट। तो फिर उनको पता चला कि यार नहीं, ये लड़का जो है ना वाकई ये स्पोर्ट्स में बड़ा इन्वॉल्व है, स्पेशली क्रिकेट में। तो कुछ एक साल उन्होंने देखा मुझे स्कूल में खिलाते, कभी क्लास का कैप्टन बना देना, कभी मुझे याद है बिल्कुल ऐसे ही, और कभी मतलब कोई हाउस कैप्टन बना देना। तो फिर उसके बाद वो मुझे ग्राउंड में लेकर गए, जिस क्लब से वो पहले भी खेलते थे, और फिर उन्होंने मुझे इधर बोड़ा वाली ग्राउंड में कंबाइंड क्रिकेट क्लब में उन्होंने मुझे छोड़ा, और फिर मैंने वहां से मेरा प्रोफेशनल फर्स्ट टाइम कि आपने टेप बॉल से हार्ड बॉल में आपने स्विच किया। जी बिल्कुल। उससे पहले हम घर में खेलते थे, गली में खेलते थे, और बहुत सारे शीशे, ट्यूबलाइट्स तोड़नी, लेकिन आई नेवर न्यू दैट आई विल बी गोइंग टू द ग्राउंड। एक ख्वाब ही था मेरे लिए उस वक्त। तो जब मैं गया वहाँ पे, मैंने सारा निज़ाम और सारा वो एनवायरनमेंट देखा, तो आई वाज वेरी हैप्पी। और फिर वहाँ से एक मतलब एक उम्मीद और एक स्पार्क सा मिलता है कि आपने ड्रीम के करीब हैं। हाँ जी। तो आपको पता नहीं होता कि अभी इसमें कितना सफर और कितनी मुश्किलात आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप जब ग्राउंड में पहली बार जाते हैं तो आपको लगता है यार मैं तो भाई खेल गया, अब मैं प्लेयर बन गया। तो ऐसा होता है। तो फिर एक मुश्किल सफर का आगाज होता है, जिस दौर में हमने शुरू किया था ना,
वो 3-3 साल तो आपको क्लब का मैच मिलता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बस घर से जाते हैं और पानी पिलाते हैं और आप वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जब आपको मौका मिलता है तो वो मेरे ख्याल आखिरी के 4-5 गेम खेलने के लिए ना आपको 3 साल इंतजार करना पड़ता है, और आपको उन्हीं 3-4 गेंदों में अपने आप को साबित करना होता है कि जी आप कितने बड़े प्लेयर हैं, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है। तो लेकिन उस टाइम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सुल्तान भाई, लेकिन उस टाइम पे बंदे में एक एक्साइटमेंट लेवल इतना होता है कि वो सिर्फ ग्राउंड में एक प्रेजेंस अपनी शो कराना और वो 3-4 बॉल भी जाके फेस करना, वो ही बंदे को ऑनर होता है। बिल्कुल ऑनर होता है। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई प्लेड फॉर एन ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट वाज इन 2011, और उसका भी बड़ा मजेदार सी एक स्टोरी है कि जब फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जो थी ना वो इकबाल स्टेडियम में उन्होंने लगाई ना सॉफ्ट बोर्ड पे, ठीक है, उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा, जब फाइनल सिलेक्शन, वो फाइनल टीम थी, वो बोर्ड को उन्होंने भेज चुके थे, जो क्रिकेट एसोसिएशन थी ना वो भेज चुके थे, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये क्या, मतलब मेरा नाम क्यों नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम था कि आपने वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। इससे पहले एक बार ट्रायल में अपीयर हुआ था, लेकिन आई गॉट टू नो कि यार दिस इज नॉट द टाइम कि मैं अभी खेल सकता हूँ। उसमें मुझे पता चला कि नहीं भाई अभी इतनी जल्दी मैं नहीं खेल सकता। फिर उससे नेक्स्ट ईयर जब आई अपीयर्ड इन द ट्रायल, तो फिर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 25 लास्ट 25 प्लेयर्स ना। फिर जब लास्ट 16 की बारी आई ना तो उसमें मेरा नाम नहीं था, आई वाज नॉट सिलेक्टेड। तो आई वेंट टू, अच्छा मजे की बात ये कि ग्राउंड में ना उस वक्त शाम का वक्त था और सारी सिलेक्शन कमेटी वहां पे बैठी हुई थी, तो आई वेंट टू देम स्ट्रेट अवे, अच्छा, विदाउट नोइंग के व्हाट आई एम डूइंग। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चा था और मुझे पता था कि यार मेरा नाम आना चाहिए। तो आई वेंट टू देम, जो हमारे प्रेसिडेंट थे इस रीजन के वो भी थे वहाँ पे, और जो हेड कोच थे जाज जूनियर साहब वो भी थे वहाँ पे। तो आई वेंट टू हिम कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा आपको ओवर एज कर दिया गया। अच्छा, आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि यार नहीं मैं ओवर एज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जेन्युइन एज पे मैं खेल रहा हूँ। तो और हमारे तो यहाँ पे वो लोगों ने एज पीछे कराई होती है, ट्रेंड बना बिल्कुल। तो मैंने उनको चैलेंज कर दिया उसी वक्त। तो उसी वक्त उन्होंने कॉल किया बोर्ड में, और फिर उन्होंने बोला कि आप इसको चेक करें, जज करें, जिस तरह जो भी उनके रूब्रिक्स होते हैं वो उन पे उन्होंने मुझे जज किया। और फिर देन दे केम टू नो कि नहीं जी इसकी रिपोर्ट में शायद कोई एरर था, टेक्निकल इशू था, तो इस वजह से ये रह गया। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन फाइनल 16। फिर मैं वो टूर्नामेंट खेला एंड इट वेंट वेल। तो उसके बाद फिर 2014 में मैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की तरफ से खेला। फिर केरल को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला 2013 में, जिसमें इमामुल हक हमारे कैप्टन थे। अच्छा, माशाल्लाह। हमारी टीम भी कैप्टन थे। तो उसके बाद फिर एक पैच शुरू होता है एक प्लेयर पे, कि मैं समझता हूँ कि मुझ पे वो अच्छा पैच कभी आया नहीं एज सच। आई वाज a good player, लेकिन I knew it that I am a good player. I have never been able to showcase my talent properly. तो फिर एक स्ट्रगल का फेज स्टार्ट होता। तो देन फिर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, घरेलू मसले मसाइल। फिर मैंने उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दी, और फिर मैंने जॉब के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो उस तरह से मेरी इन्वॉल्वमेंट रही नहीं। अच्छा, अभी आप कहीं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, फुल टाइम ड्यूटी नहीं दे पाए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद फिर जॉब में आप व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग ना, तो फिर आपको उस चीज की आदत हो जाती है। तो आप फिर किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते व्हेन यू आर नॉट अर्निंग। आप जब कमाना शुरू हो जाते हैं ना पैसे, तो फिर आपको उस चीज की आदत हो जाती है, फिर आप किसी भी तरह उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसा ही है। तो फिर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मैंने फिर जॉब की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। अभी भी मैं खेल तो रहा हूँ, लेकिन उस तरह से। सुल्तान भाई लास्ट ईयर आप 2 साल पहले मलेशिया भी गए थे। हाँ जी, लास्ट ईयर आई वेंट टू मलेशिया। जी वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कुछ लड़कों को मलेशिया लेके गए थे। तो उनमें मैं टॉप 3 में रहा हुआ, रन स्कोर भी किए और मैंने और विकेट्स भी लिए। ठीक है, सही है। और करंटली मैं बताना चाहूँगा कि आपने रिसेंटली लिटिल एंजल्स के भी कोचिंग की है। जी एंजल्स 2017 में आई जॉइंड Angels International College as a cricket coach. ठीक है। And then I moved to Roots Highway. अच्छा, Roots Highway. For 3 years I gave my duties over there. ठीक है, माशाल्लाह।
चलें, खैर अजीम भाई मुझे आप सर ये बताएं कि जो आपका पैशन होता है सर, जी जी। चाहे वो गेम में हो चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो सर उसको पाने के लिए क्या सेक्रीफाइस देनी पड़ती हैं बंदे को? पैशन जी सर, आपका कोई भी है, किसी भी फील्ड में है, सेक्रीफाइस बेशुमार है। किसी भी किस्म की आपको अपनी रूटीन से बड़ी मैनेज रखनी पड़ती है, आपको अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस करना। फैमिली इन सेंस कि अगर आपके घर वाले कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, फैमिली इवेंट्स वगैरह हो गए, फंक्शंस हो गए, तो जब आपका गोल या आपका कोई पैशन है, आपको फिर उसको फ्रंट पे रख के फैमिली इवेंट्स को जरा पीछे रखना पड़ता है, और भी आपको बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आपकी प्रायोरिटी के अंदर यानी कि वो आ जाता है, बाकी सारे काम पे बंदे के पीछे आ जाते हैं। घर बैठ के बातें करना बड़ी आसान होती है, लेकिन जब आप फिजिकली या प्रैक्टिकली किसी चीज को अचीव करने लगते हैं ना, या किसी चीज की तरफ जा रहे होते हैं, फिर आपको मतलब उस चीज की असल वैल्यू का अंदाजा होता है। बिल्कुल, कोई भी थर्ड पर्सन उठ के आपको बातें बड़ी इजीली कर लेगा, लेकिन जब वो आपके साथ एंटर होता है ना, तो उसका शुरू में पता लग जाता है कि यार 2-3 दिन बाद वो बंदा नहीं, कि वो हिम्मत हार गया। बिल्कुल जी, कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज है। कोई भी काम आप लाइफ में कर रहे हैं ना, आपको शुरू में हर काम मुश्किल लगता है, वो अगर आप स्टार्ट वाला उसका, जिसे हम पंजाबी में यूज वर्ड करूंगा, औखा टाइम जिसे हम कहते हैं, मुश्किल वक्त वो गुजार लेना हम, तो फिर हमारा वो एक यूज्ड हो जाता है रूटीन के साथ। बिल्कुल। अच्छा, आप सुल्तान ने मुझे याद ये बताएं कि सर, क्योंकि हमारा जो मोस्टली जो रॉ टैलेंट होता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो सर आता है ये आउटस्कर्ट्स में से, ठीक है ना, जो गांव देहात वगैरह होते हैं। तो सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो घर की फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, ये कितनी मैटर करती हैं इंसान को एक बूस्ट अप देने के लिए, कि जो एक आप 0 लेवल से स्टार्ट करके अपर लेवल तक? जी देखें उमर, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक प्लेयर को डेवलप करने में। फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान ये केस है कि पाकिस्तान जो है ना, बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री, इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और टैलेंट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिसकी वजह से एक बच्चा, एक लड़का अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर देता है। Exactly, सही है, बिल्कुल। उसकी घर की कंडीशन आप 90% प्लेयर्स उठा के देखें, वो बहुत पुअर होती है जब तक कि वो किसी अच्छे मकाम पे पहुंच नहीं जाता। ऐसे ही है, तो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आपका जो फोकस रहते हो आप, जब आपको पता है कि जब मैंने घर जाना है तो मेरे घर में किचन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, मुझे बेसिक नेसेसिटीज मुझे मिल रही हैं, मैं अपनी डाइट पूरी कर रहा हूँ, मैं अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ, मुझे कोई मसले मसाइल ऐसा सच नहीं है, मुझे ये प्रेशर नहीं है कि मैंने यार कमाना भी है और खाना भी है, मैंने अपने पे भी लगाना है, मैं अपने घर वालों को क्या दूँ। और देखो, जब आप खेलना शुरू कर देते हैं ना, फिर एक सर्टेन एज तक ना माँ बाप आपको देखते हैं कि यार ठीक है खेल रहा है, फिर एक टाइम आता है कि उनको आउटपुट भी चाहिए। बिल्कुल, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको आउटपुट भी चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा इतने साल से क्रिकेट खेल रहा है, तो उसकी आउटकम क्या है। तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए या तो प्लेयर खेलना छोड़ देता है, ठीक है, या फिर वो मतलब क्रिकेट से ना कोई और चीजों में लग जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। या वो खेलना छोड़ देता, फिर यहाँ पे वो काम कोई जाहिर है क्रिकेटर्स के पास कोई हुनर तो होता नहीं, तो फिर वो कोई छोटी मोटी नौकरी पर रिलाय करते। तो घर की कंडीशन अगर, फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी होती है ना, तो वो एक प्लेयर को बनाने में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अजीम भाई, फिर क्रिकेट से ड्रॉप करने के बाद जो आपने उससे निकल आए हैं, तो उस पर ये सर फिटनेस का शौक कहाँ से पैदा हो गया, यानी कि जिम की मोटिवेशन किस तरह मिली आपको? फिटनेस का शौक देखें उमर भाई, शुरू से ही आप जब आप एक स्पोर्ट्स की फील्ड में इतने देर आपने एक टाइम गुजारा हो, तो एक आपको एक होता है ज़हन में कि यार आप इतनी देर अच्छी फील्ड में रहे हैं स्पोर्ट्स की, तो आप अपने आप को क्यों बाद में बिल्कुल ही छोड़ दें ऐसे। मैं 1 साल में बिल्कुल छोड़ा नहीं था, लेकिन 1 साल क्रिकेट से मैं बिल्कुल, आप समझे 2018 का जो था ना साल, वो मैं इतना को मतलब दिल बर्दाश्त जिसे कहते बंदा हो जाता है ना, कि मुझे किसी ने फ्रेंड ने किसी लोकल फ्रेंडली मैचेस के लिए भी बुलाना ना, तो मैं उन्होंने सीधा ना कर दे कि नहीं भाई मैं अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल जी मेरा अपना माने जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अपना पैशन के साथ 100% दें ना, आगे से आपको उसका रिवॉर्ड ना मिले, तो आप एक दफ़ा उससे ना ज़रा ज़्यादा किस्म के जिसे चालू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही टाइम आता है, इतना मैंने टाइम दिया और उसने मुझे आगे रिवॉर्ड नहीं दिया। तो उसके बाद मेरे ज़हन में यही था कि एक तो मेरी ज़रा फिजिक पर्सनैलिटी बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट सी थी। अच्छा। तो थोड़े से लोग बुली ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जरा आपको पता है हमारे कल्चर ऐसे हाँ, लेग पुलिंग कर देनी, या बड़ा पतला है या सिंगल पसली स्टेप करके वो यूज करते थे। तो इस टाइप की जो लोग बातें होती है ना लोगों की, आप ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप उसको एज अ टॉन्ट के तौर पे लेते हैं या उससे मोटिवेट होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसका करके मैं तकरीबन 2017 के एंड से मैंने जिम स्टार्ट कर दी, मतलब नाइट करते करते घर के पास ही, वो इतने नॉर्मल था लेकिन इतने पैशन के साथ नहीं करता था। अच्छा। उसके बाद फिर 2019 की
कोहिनूर में। ठीक है। वो जिनकी जिम है, बाबर भाई उनका नाम है, मैं नाम उनका स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। अच्छा। तो वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं क्रिकेट अकेडमी में हमारे। ठीक है। तो उनके साथ एक लिंक ऐसा अच्छा था, तो उनके साथ जब मैंने स्टार्ट की ना, तो वो एक प्रोफेशनल किस्म के ट्रेनर है। तो अच्छा, उनके साथ करते करते फिर मेरे अंदर एक प्रोफेशनलिज्म और आ गया, एक कंसिस्टेंसी डेडिकेशन लेवल और आ गया, फिर प्रॉपर डाइट के साथ और सारा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कराते आपके सामने है। जब मैं अक्सर अपनी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा अपनी पुरानी तस्वीरें अक्सर शेयर कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन की, उसकी क्या वजह होती है कि आप जब अपने आप को, एक नॉर्मल बंदा मुझे फर्स्ट टाइम देखेगा उसको लगेगा यार मैं नॉर्मल हूँ, कोई इतना नहीं। जब आप अपनी पुराना कोई देखते ना यार मैं शुरू कहाँ से हुआ था और अब मैं कहाँ हूँ, वो चीज़ आपके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन है, वो आपको मजीद आगे मोटिवेट करती है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ तो मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ठीक है सुल्तान भाई, मुझे ये बताएं कि सर जो हमारा रिसेंटली डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गया, ठीक है, तो सर डोमेस्टिक हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है, तो सर इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए उमर, मैं समझता हूँ कि एक सेटबैक तो ज़रूर है टू द लोकल प्लेयर्स। ठीक है। मतलब बहुत सारे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बहुत सारे लोकल प्लेयर्स जो हैवीली क्रिकेट पे ही रिलाय कर रहे थे, तो उनको बेरोजगार वो हो गए इवेंचुअली। लेकिन इस सिस्टम ने ना कंपटीशन को बूस्ट दिया। अच्छा। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। देखें जहाँ पे 18 टीम्स खेल रही थी, अब 6 टीम्स खेल रही। सही है। तो उस 6 टीम में मौके कम है लोगों के लिए, लेकिन वही खेलेगा जो बेस्ट होगा, जो बेहतर है। फुल क्रीम आपको लगता है सामने फुल क्रीम सामने आ रही है और आपने उसका रिजल्ट अभी इतनी जल्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको पिछले कुछ महीनों में अच्छे प्लेयर्स मिले। अब इसका सेटबैक क्या है कि जो प्लेयर्स पिछले 5, 6, 10 साल से डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड थे, उनको सैलरीज मिलती थी, उनका घर चलता था, वो हैवीली उस पर रिलाय करते थे और फोकस्ड रहते थे। उनको अपने गोल का पता था, उनका एक मकसद था कि हमने पाकिस्तान के लिए एक दिन खेलना है। उनको पता था कि यार सैलरी आ रही है मंथ के बाद, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेट्स फोकस ऑन द गेम। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उनको गेम से ज्यादा अपने किचन की पड़ गई। बिल्कुल ऐसे ही है कि रोटी पानी कहाँ से। हाँ जी, भूखा पेट तो एक कोई भी नहीं प्लेयर बन ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। वो पहले भी हमने बात की ना कि फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इसका अगर कोई और हल निकाल लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर, रादर देन लाइक जो इतने ज्यादा जो प्लेयर्स बेरोजगार हो गए हैं उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं, कोई करीम चला रहा है, कोई ड्राइव। अब देखें वो एक प्लेयर है कराची से, फजल सुबहान, वो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम ड्राइविंग अ पिकअप। अच्छा। इन कराची। तो वो एक टाइम पे उसका नाम पाकिस्तान टीम के लिए आ रहा था। अच्छा। तो अब आप एकदम से यार इस लेवल पे जाके, आपको पता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए और बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए और फोकस चाहिए, बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो वहां तक अगर एक प्लेयर पहुंचा तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ था, तो अब वो बिल्कुल ही पिकअप चलाने पे आ गया, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में फ्लॉ है। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स अजीम भाई, मुझे ये बताएं कि सर क्योंकि आपका ताल्लुक यानी कि फिटनेस वगैरह से आप जिम शिम करते हैं, तो सर एक जो यूजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी जब नया जिम स्टार्ट करता है कि सर एक तो ये मिथ लोगों ने बनाई हुई है कि छोटी उम्र में अगर आप जिम करें तो आपकी हाइट रुक जाती है, और दूसरा एक सर जो आपके ख्याल में स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट्स यूज़ करना आर दे बेनिफिशियल, उसका कोई बेनिफिट है या नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले तो ये जो छोटी हाइट वाली मिथ बनाई हुई है, ये कुछ हद तक ठीक भी है, ठीक इन द सेंस कि एक आपकी ना सर्टेन एज होती है। अगर एक बच्चा 14-15 साल का है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि अभी ना स्टार्ट करें, क्योंकि उसके मसल अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, डेवलप हो रहे होते। आप हाइट का भी आप एज अ बीइंग अ डॉक्टर आप जनरल आपको पता होगा कि 17 एज तक हाइट आपकी निकलती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अगर किसी को रिकमेंड करूं तो मैं उसे ये कहता हूं कि यार 16-17 साल एज आपकी हो जाए, फिर आप करें ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नेचुरली हो जाए, फिर आप उसको करें। क्योंकि छोटी एज में जब आप स्टार्ट करते हैं ना, आप अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा जोर लगा देते हैं, तो या तो आपको इंजरी का खतरा होता है, या फिर आप इतना जोर लगा देते हैं कि आप उसको कैरी नहीं कर सकते, फिर आप बिल्कुल ही उस चीज से ना मतलब आप समझ लेंगे फारग हो जाते हैं, आप नहीं आगे इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होता, खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा बात आपने स्टेरॉइड्स की कि आप किसी भी जिम में चले जाएं आपको इस टाइप की मतलब डिस्ट्रैक्शन मिलेंगी, काफी मिलेंगी, बिल्कुल ऐसे बहुत से कोचेज आपके होंगे। ये डिपेंड करते हैं आपके अपने गोल पे, नेचुरल डाइट से सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स में बहुत फर्क है।
सप्लीमेंट में बहुत सी चीज़ आ जाती है, आपका प्री वर्कआउट आ जाता है, आपका गेनर आ जाता है, आपका मैस गेनर आ जाता है, आपका वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट आ जाता है। सही है। ये आपकी एक जनरल सप्लीमेंट्स है जो कि आपकी बॉडी के अंदर अगर डेफिशिएंसीज है, या आजकल का जिस तरह का दौर है हमारा कि हम लोग क्विक फास्ट दौर में चल रहे हैं, आपने डाइट अपनी फौरी आप आराम आराम से बैठ कर नहीं खा रहे, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट करने के लिए आपने वर्कआउट किया, आप चाह रहे हैं कि जी मेरा आधे घंटे के अंदर मेरी प्रोटीन इंटेक पूरी हो जाए, ठीक है, आपने एक स्कूप बनाया वे प्रोटीन का पी लिया, आपका वो 1.5 घंटा इजीली गुजार देगा आपका एनर्जी लेवल, सही हो गया। तो इसी तरह ही प्री वर्कआउट है, आप वर्कआउट से पहले ले लेते हैं। BCAAs होते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो आप वर्कआउट के दौरान यूज करते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड टोटली डिफरेंट एक चीज़ है, वो आपके ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एक आर्टिफिशियल सा बूस्ट दे देती है, जिसकी वजह से ना आपको एक दफ़ा तो आपको लगता है कि बड़ा जी आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ गया, आपका टेस्टो बढ़ गया, आपका मसल भी बूस्ट होने लग गया, लेकिन वो उसका एडवांटेज तब तक ही है जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपने छोड़ा तो लॉन्ग टर्म में आप फर्ज करें आप इनटेक उसका कर रहे हैं, आप एक अच्छा जिस्म है, आपने एक टाइम ऐसा था आपको साइकिल जो आपके अंदर चल रहा होता है ना उसको क्लियर करना होता है, आपकी बॉडी के अंदर स्टेबल ना रहे, तो जब आप क्लियर करते हैं तो आपकी बॉडी एक दफा वापस आती है उसी पोजीशन पे। उसका नुकसान क्या होता है, उससे आपको ना डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन या सेंस कि अब एक बंदे ने आपको देखा हो बड़ी हैवी टॉप नॉच कंडीशन में, और वो आपको साल बाद वही बंदा देखे आपने चीजें छोड़ी हो और आप अपने वापस उस कंडीशन पे आए हो, आपकी सैगी सी लुक होगी, बॉडी लटक जाती है, तो वो आपको कहेगा कि यार आप कैसे होते थे यार, क्या बन गया, आपके अंदर एक डिप्रेशन आ गया कि नहीं यार मैं अच्छा कहाँ से कहाँ पे आ गया। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा सारों को कि आप अपनी नेचुरल डाइट पे रखें, सही है, ठीक है, नेचुरल डाइट पे रखें, आप एक जनरल फिटनेस के तौर पे उसको लें, पैशनेट रहें, लेकिन इसको इतना ज़्यादा लें कि इन दी लॉन्ग रन आपको आने वाली लाइफ में उसके ना डिसएडवांटेजेस हो। ठीक हो गया। अच्छा सुल्तान भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप सर कोच भी रह चुके हैं, कि आपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस दी हैं, ट्रेनिंग दी है उनको, तो सर हमारे अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट, अपार्ट फ्रॉम द गेम, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं एज एन एथलीट? मेरे ख्याल से जितनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ना उतनी ही डाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि प्लेयर को पता ही नहीं है कि उसने खाना क्या है, जब तक वो नेशनल टीम में नहीं पहुंच जाता उसको नहीं पता कि उसने क्या बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो सब कुछ खाता है, और एज अ रिजल्ट आपने देखा होगा कि फिटनेस लेवल हमारा कहाँ है, और जो एज कंपेयर टू इंग्लिश टीम या ऑस्ट्रेलियन से, हाँ जी, और गोरों का फिटनेस लेवल कहाँ पे और हमारा फिटनेस लेवल कहाँ पे होता है। अब रिसेंट पास्ट ईयर्स में बोर्ड ने काफी एम्फसाइज किया है डाइट प्ले, लेकिन क्लब क्रिकेटर्स को तो नहीं पता ऐसे ही है, या डोमेस्टिक प्लेयर्स को तो नहीं पता, तो डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतनी ज़रूरी है जितनी प्रैक्टिस ज़रूरी। सही है। डाइट से आपको मतलब आप यू स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ ना, एज अ प्लेयर यू स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ, आपकी स्पीड में फ़र्क आता है, एजिलिटी में फ़र्क आता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर टेकिंग इन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिम और डाइट ये दो चीज़ें आजकल की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। अच्छा खैर, लास्ट हम इसको एंड करने पे आते हैं, तो आप अजीम मुझे ये बताएं कि सर जैसे आपने अपना हमारे साथ एक अनलकी जो मिसहैप था वो आपने शेयर किया, तो सर फेलियर्स को किस तरह देखते हैं? अगर आप अपनी एम्बिशन को फॉलो कर रहे होते हैं, एक आपकी जर्नी चल रही है, तो बीच में कोई फेलियर्स अगर आ जाते हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उमर भाई, सबसे पहले देखें फेलियर एक आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई भी फील्ड है आपकी प्रोफेशनल स्टडीज की है, कोई स्पोर्ट्स की है, या किसी भी बिजनेस फील्ड भी है, फेलियर आपके साथ साथ चलते हैं। ठीक है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फेलियर के ओवरकम कैसे करते हैं। सही, बिल्कुल। एक बंदा है उसके सामने फेलियर आया, उसे लेके बैठ गया, वो उसी पे रह गया। एक बंदा है वो उसी पे मूव ऑन करके उससे ज्यादा सीख रहा है। एक बात मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि जब बंदे के फेलियर आता है ना, या बंदा हारता है किसी चीज में, उससे बंदा अपनी गलतियां सीख के आगे उसको करता है। बिल्कुल, यानी कि नेक्स्ट टाइम आप डबल मेहनत करके आते हैं, क्योंकि जो अगर आप जीतते रहे, नॉर्मल क्रिकेट में भी ये टर्म चलती है कि अगर आप जीत गए ना उस मैच में जितनी मर्जी गलतियां हुई हैं वो कवर हो जाती हैं। जब आप हारते हैं तब आपको अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलता है, फिर आप गलतियों से सीख के एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका रिवॉर्ड है। जो आप गलतियों से हार के आपका एक्सपीरियंस है वही आपका रिवॉर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए सर, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आपसे सुल्तान भाई कि सर जो आजकल के बच्चे हैं, आपको लगता है कि सर इनमें कैपेबिलिटी है एज कम्पेयर टू, यानी कि जो 20th सेंचुरी के हैं एज कम्पेयर टू द 90s जो हमारी थी, तो इनमें कितना पोटेंशियल है और ये कितना आगे तक जा सकते हैं? देखिए ऑनेस्टली उमर, आपको मैं बताऊं कि मुझे लगता है कि जैसे टैलेंट जो है वो कमी की तरफ, खात्मे की तरफ जा रहा है। अच्छा। जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक कि आप अंडर 19 की टीम्स देख लो या अंडर 16 की टीम्स देख लें, तो ऐसा उस तरह से प्लेयर्स हमें नज़र
नहीं आ रहे जैसे आज से 5 साल पहले नजर आते थे। अब उसकी क्या वजह है? शायद ये कहाँ लैग करते हैं आप? टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है हमारी जिंदगियों में कि आप खाने पीने के बगैर तो रह सकते हो, लेकिन फोन के बगैर यू कांट सर्वाइव। ऐसे ही तो जब आपके पास फोन है, बिस्तर है, और आपको फिर क्या जरूरत है ग्राउंड में बाहर जाने की? बिल्कुल। क्योंकि वो है ना सर, अगर आप आज से 5 साल पहले भी देखें तो ग्राउंड्स भरे पड़े होते थे, बल्कि लड़ाइयां हो रही होती थी कि पिचेस नहीं, कि हमने खेलना है भाई इस ग्राउंड में, हमारी जगह। लेकिन अब आजकल की जनरेशन जो है उसका क्या है कि स्कूल से आएंगे, पढ़ाई से फ्री होके बेड पे बैठ जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल, और फोन्स पे लगे होंगे, यानी उनकी सिर्फ लेजर एक्टिविटी जो है वो एक कमरे तक महदूद रह चुकी है। गेम्स भी फोन में है और बाकी एक्टिविटीज सारी फोन में है। तो मतलब सोशल मीडिया इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों पे भारी हो चुका है, हावी हो चुका है कि हम लोग अब ग्राउंड जाने का सोचते भी हैं। अब लेट्स से कि प्लेयर है, एक प्रोफेशनल प्लेयर है, तो वो भी अगर फोन पे लगा ना, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ वो कि यार छोड़, क्या प्रैक्टिस पे जाना, क्या छोड़, गाड़ी बैठते हैं, चिल करते हैं। दिस इज हाउ इट्स रिड्यूसिंग। ठीक हो गया। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों से जो है वो हमारे यंगस्टर्स को मजीद यानी कि एक बूस्ट अप मिलेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगी कि कितना हेल्थ कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच जी।